समंदर के उस पानी में जहां चीन अपनी दादागिरी की आग भड़काता था, जहां शी जिनपिंग की नौसेना छोटे छोटे देशों को डराया करती थी, उसी साउथ चाइना सी के विवादित और बेहद सेंसिटिव पानी में अब ड्रैगन के खौफ का दी एंड होने वाला है। जी हां, बीजिंग के होश उड़ा देने वाली सबसे बड़ी ये खबर है। और अब तक इस विवाद से दूरी बनाकर चलने वाले हिंदुस्तान ने साउथ चाइना सी में वो धमाकेदार एंट्री मारी थी जिसने बीजिंग से लेकर शंघाई तक चीनी सेना के मुख्यालय में, चीनी सेना के हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मचा दिया है। शी जिनपिंग के लिए यह किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय सदमे से कम नहीं है। जबरदस्त तरीके से ड्रैगन का फन कुचलेगी भारत की 5 चाणक्य नीतियां, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अब भारत 5 ऐसी चाणक्य नीतियां एक्टिव करने जा रहा है जो समंदर में चीन के अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए मटियामेट कर देने वाली है। चीन से परेशान वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों को अब नई संजीवनी मिल गई है, क्योंकि भारत ने यह साफ साफ कह दिया है कि अब चीन की मनमानी नहीं चलेगी। भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि साउथ चाइना सी में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का राज होगा, बंदूक की धौंस नहीं होगी। समंदर का पूरा पावर गेम कैसे बदल गया है, कैसे ब्रह्मोस की गर्जना से बीजिंग कांप रहा है, आपको आज बेहद खास तरीके से, बेहद सरल तरीके से पॉइंट वाइज इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताते चलेंगे। लेकिन धमाकेदार एंट्री मारी है इंडिया ने। दक्षिणी चीन सागर के विवादित और बेहद ही सेंसिटिव पानी में चीन की दादागिरी पर अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लगने का वक्त आ गया है। और अब तक इस पूरे विवाद से दूरी बनाकर चलने वाले इंडिया ने, भारत ने आखिरकार एकदम तगड़ा रुख अपना लिया है। साउथ चाइना सी के विवाद में भारत की धमाकेदार एंट्री शी जिनपिंग के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और अब भारत की 5 चाणक्य नीतियों से ड्रैगन का फन कुचला जाएगा और इसके साथ ही चीन से परेशान एशियाई देशों को नई ताकत भी मिलेगी। भारत के इस कदम से समंदर का पूरा पावर गेम ही बदल जाएगा। भारत ने साउथ चाइना सी के मुद्दे पर क्या कहा है, भारत का स्टैंड क्या है? भारत का साफ कहना है कि साउथ चाइना सी से जुड़े हर विवाद का हर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए होना चाहिए। हर विवाद का सॉल्यूशन बातचीत के जरिए होना चाहिए। और भारत ने यह भी कहा कि एक फ्री, ओपन और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो और एक सार्थक डायलॉग हो। सालों तक भारत ने साउथ चाइना सी के झंझट से खुद को दूर रखा, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के हित भी मजबूत हो रहे हैं और ऐसे में इस इलाके की हर हलचल पर नजर रखना भारत का हक है। जरूरत पड़ने पर आवाज उठाना भी भारत का ही अधिकार है। साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ने का सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा और इसकी वजह यह है कि भारत का आधे से ज्यादा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है और इसलिए चीन के पास भारत को नसीहत देने का कोई हक नहीं है। और किस मुंह से देगा चीन? चीन की अकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 2016 में आए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के उस ऐतिहासिक फैसले को सीधे तौर पर मानने से मना कर दिया था, जिसमें उसकी 9-9 के तहत पूरे समंदर पर किए गए दावे को पूरी तरीके से अवैध करार दिया गया था। चीन ने बेशर्मी से इस फैसले को रद्दी का टुकड़ा कह दिया था। कहा था कि रद्दी का टुकड़ा है। सालों साल तक हमारा भारत बड़ा सीधा, बड़ा शरीफ बना रहा, कोई मतलब नहीं रखा, कहीं इंटरफेयर नहीं किया, जबरदस्ती अपनी नाक नहीं घुसाई। लेकिन साउथ चाइना सी के झंझट से हम ऐसे दूर रहते थे जैसे कोई संस्कारी बच्चा पड़ोसियों की लड़ाई से दूर रहता हो। लेकिन कहते हैं ना कि शरीफ को लोग अक्सर कमजोर समझ लेते हैं और बीजिंग में बैठे हमारे शी जिनपिंग साहब को तो ये लगने लगा था कि पूरा का पूरा समंदर ही उनके दादाजी की जागीर है। लेकिन ठहरिए, अब ड्रैगन की इस गलतफहमी पर भारत ने बड़ा सा ताला लगा दिया है। अब हमारी इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है, तो इंडो पैसिफिक की हर लहर पर नजर रखना हमारा हक भी है और हमारी मजबूरी भी। आखिर भारत का आधे से ज्यादा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है और अब चीन सोच रहा होगा कि भारत उनके पर्सनल स्विमिंग पूल में टांग क्यों उड़ा रहा है। तो भाई साहब सुनिए, अब चीन हमें नसीहत देने की गलती तो बिल्कुल ना करे, और वो इसलिए ना करे कि समंदर पर किसी एक का हक तो है नहीं। वैसे चीन की अकड़ और उनके कानून के प्रति अथाह सम्मान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, इसी बात से लगा लीजिए कि साल 2016 में जब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने इनके मुंह पर सच का तमाचा मारा था और कहा कि तुम्हारी ये काल्पनिक 9 लाइन पूरी तरीके से इलीगल है, तो चीन ने कितनी मैच्योरिटी दिखाई थी ये आप जानते हैं। क्या जानते हैं आप? आपको बता देते हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कानूनी फैसले को बहुत ही सभ्य तरीके से रद्दी का टुकड़ा कह दिया था। वाह क्या बात है।
वाह वाह, क्या बात है। जो देश पूरी दुनिया के कानूनों को अपनी रद्दी की टोकरी में रखता हो, आज भारत की एंट्री से उसी देश के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जब भारत की चाणक्य नीतियां इस रद्दी के ठेकेदार की अकड़ ढीली करेंगी, तब बीजिंग से रोने की आवाजें कितनी तेजी के साथ सुनाई देंगी, कितनी तेजी के साथ यहां तक पहुंचती हैं। संयुक्त राष्ट्र के समुद्र कानून यानी कि UNCLOS के तहत ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, उसने साफ कहा था कि साउथ चाइना सी के विशाल जल क्षेत्र पर चीन का कोई ऐतिहासिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता, लेकिन बीजिंग इसे अवैध और अमान्य बताता रहा। सवाल यह उठता है कि UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत आए अदालत के फैसले को अवैध घोषित करने का कानूनी अधिकार चीन को आखिर किसने दे दिया? खुद कानून की धज्जियां उड़ाई और उसके बाद फिर भाग खड़ा हुआ। चीन, हकीकत तो यह है चीन की कि इस केस की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। फिलीपींस ने UNCLOS के नियमों के तहत चीन के खिलाफ स्थायी मीडिएशन मध्यस्थता न्यायालय में शिकायत की थी। मजेदार बात यह है कि चीन 1982 में UNCLOS कानून पर दस्तखत करने वाले और 1996 में इसे लागू करने वाले शुरुआती देशों में शामिल हुआ करता था, लेकिन वही है जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। अगर चीन चाहता तो वो अदालत में अपना वकील खड़ा करता, अपने ऐतिहासिक दस्तावेज और तर्क 5 जजों के सामने रखता, तो शायद फैसला थोड़ा अलग होता। लेकिन चीन ने फिलीपींस की तरह अपनी बात रखने की बजाय केस में हिस्सा ही नहीं लिया, और जब फैसला उसके खिलाफ आया तो उसने इसे शून्य और अमान्य करार दे दिया। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर अपनी नौसेना की ताकत, पैसे की गर्मी और मनगढ़ंत इतिहास के दम पर साउथ चाइना सी के द्वीपों पर जबरन कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती। 2016 में फिलीपींस की इस कानूनी जीत पर दुनिया के ज्यादातर बड़े देश चीन के साथ साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को बचाने में लगे रहे और उन्होंने चुप्पी साधे रखी। और इसी चुप्पी का फायदा उठाकर चीन ने ग्रे जोन रणनीति और सलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे दूसरों के इलाकों पर कब्जा करने की गंदी चाल चली। उसने फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और ताइवान जैसे छोटे पड़ोसी देशों को डराना धमकाना शुरू रखा और डराना धमकाना जारी भी रखा। आगे एशियन की कमजोरी का चीन ने जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया और विवाद को ज्यादा बढ़ाने में आसियान देशों की आपसी गुटबाजी का भी हाथ रहा है। आसियान शब्द देश खुद साउथ चाइना सी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता के मुद्दे पर उनकी आपस में कभी एक राय नहीं बन पाई है। चीन से विवाद रखने वाले 6 में से 5 देश आसियान के सदस्य हैं, लेकिन वो मिलकर एक साझा स्टैंड नहीं ले सके। इसी फूट का पूरा फायदा चीन ने उठाया। और वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में सबसे ताकतवर नेवी रखने वाले अमेरिका और उसके रणनीतिक साझेदारों यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के होने के बावजूद कोई भी देश साउथ चाइना सी के द्वीपों पर चीन के सैन्यीकरण को पूरी तरीके से रोक नहीं पाया। अमेरिका, फिलीपींस की सेनाएं अक्सर नौसैनिक अभ्यास करती हैं, लेकिन वे भी चीन के ग्रे जोन वारफेयर को रोकने में नाकाम ही साबित हुई हैं। 5 चाणक्य नीतियां कौन सी हैं? भारत की एंट्री से कैसे कुचला जाएगा ड्रैगन? साउथ चाइना सी के विवादित और बेहद संवेदनशील इलाके में भारत की मजबूत एंट्री ने चीन के सत्ता के गलियारों में खलबली मचाकर रख दी है। अब तक चीन इस पूरे समुद्री क्षेत्र को अपना प्राइवेट इलाका मानकर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया जैसे छोटे पड़ोसी देशों पर अपनी मनमानी थोपता चला आ रहा था। और अब भारत ने अपनी 5 रणनीतिक चालों से चीन के उस सपने को करारा झटका दिया है जिसके दम पर वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर अपना एक तरफा कब्जा जमाना चाहता था। ब्रह्मोस मिसाइल का घेरा चीन के लिए सबसे बड़ा और सीधा नुकसान अपनी सैन्य ताकत को पहुंचने वाला है। भारत ने फिलीपींस को अपनी घातक सुपरसोनिक एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल बेच दी है और वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ भी इसे लेकर बातचीत जारी है लगातार। चीन की नौसेना अब तक सब सोनिक मिसाइलों से निपटती थी, लेकिन ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों का अब सामना चाइना को करना पड़ेगा और वो इसके लिए चाइना के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम में ब्रह्मोस की तैनाती से साउथ चाइना सी में चीन के बाहर निकलने और अंदर आने वाले मुख्य समुद्री रास्तों पर एक तरह का हथियारों का घेरा होगा और हथियारों का घेरा बन जाता है। अमेरिका की चाल क्या रहेगी? अमेरिका की चाल वाला बहाना जो है वो अब खत्म हो जाएगा। चीन हमेशा से ही दुनिया के सामने ये झूठा दावा करता रहा है कि साउथ चाइना सी में विवाद सिर्फ अमेरिका खड़ा करता रहा है ताकि चीन की तरक्की को रोका जा सके।
लेकिन भारत किसी भी पश्चिमी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है और अपनी आजाद विदेश नीति के लिए जाना जाता है। जब भारत जैसे बड़े बड़े और निष्पक्ष देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों यूएनसीएलओ और 2016 के अदालती फैसले की वकालत की, तो चीन का ये बहाना पूरी तरीके से फेल हो गया। मलक्का स्ट्रेट की घेराबंदी एक बड़ा फैक्टर है। चीन अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और भारी मात्रा में व्यापार मलक्का जल डमरू मध्यस्थ के रास्ते मंगवाता है। भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स समूह ठीक मलक्का स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर स्थित हैं। अगर साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ता है तो भारत चाइना की लाइफलाइन यानी कि तेल और व्यापार की सप्लाई रोक सकता है। और भारत की इस क्षमता के चलते चीन की सामरिक पकड़ ढीली पड़ रही है। आसियान देशों को मिल रहा बड़ा भाई एक तरीके से। चीन सालों में आसियान के छोटे देशों को पैसे की ताकत, व्यापार की धमकी और सैन्य बल दिखाकर डराता आया है। भारत की एंट्री से इन देशों को एक ऐसा मजबूत पार्टनर मिल गया है जो न सिर्फ लोकतांत्रिक है बल्कि चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। भारत अब इन देशों को केवल बातें नहीं बल्कि हथियार के साथ साथ पेट्रोल, वेसल और सैन्य ट्रेनिंग भी मुहैया करा रहा है, जिससे कि ये देश अब चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन लंबे समय से भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान जैसे देशों में बंदरगाह बनाकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति पर काम कर रहा था। भारत ने अब चीन के अपने बैकयार्ड यानी कि साउथ चाइना सी में कदम रखकर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। इससे चीन को अपनी नौसेना की ताकत दो अलग अलग मोर्चों पर बांटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चीन की अकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 2016 में आए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के उस ऐतिहासिक फैसले को सीधे तौर पर मानने से मना कर दिया था, जिसमें उसकी 9 लाइन के तहत पूरे समंदर पर किए गए दावे को पूरी तरीके से अवैध करार दिया गया था। चीन ने बेशर्मी से इस फैसले को रद्दी का टुकड़ा कह दिया था। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून यूएनसीएलओ के तहत बने ट्रिब्यूनल ने साफ कहा था कि साउथ चाइना सी के विशाल जल क्षेत्र पर चीन का कोई ऐतिहासिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता, लेकिन बीजिंग इसे अवैध और अमान्य बताता रहा। सवाल ये उठता है कि यूएनसीएलओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत आए अदालत के फैसले को अवैध घोषित करने का कानूनी अधिकार चीन को आखिर किसने दिया है? खुद कानून की धज्जियां उड़ाई और उसके बाद भाग खड़ा हुआ है चाइना। हकीकत तो यही है कि इस केस की शुरुआत साल 2013 में फिलीपींस ने यूएनसीएलओ के नियमों के तहत चीन के खिलाफ स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में की थी। मजेदार बात यह है कि चीन 1982 में यूएनसीएलओ कानून पर दस्तखत करने वाले और 1996 में इसे लागू करने वाले शुरुआती देशों में से शामिल है। यानी कि जिसने ये नियम शुरू किए वही नहीं मान रहा है, उसी ने नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। तो ये तो रही चाइना की बात और किस तरीके से भारत के वहां पर एंट्री से चीन की नींदें उड़ी हुई हैं।